अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबरें देने जा रहे हैं, एक तो जो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये क्या इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है और इसके क्या असरात हैं, इसकी लॉन्ग रन में क्या पॉलिसी है, ये क्या यही डिस्क्वालिफिकेशन है या इससे आगे कुछ बड़ा इमरान खान साहब के साथ होने जा रहा है, वो इमरान खान साहब के लिए एक और परेशानी का पहलू है, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने आज तीसरी बार दोहराया है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, वो घर जा रहे हैं। ये बयान उन्होंने फौरी तौर पे इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के फैसला आने के बाद उनका मंजरेआम पर आया। तो क्या इसमें भी कुछ मामला जुड़े हुए हैं, वो भी ज़रा आपको बताएंगे। इसके अलावा एक जो बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद पर, क्या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अब जो कर रहे हैं उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं। उसमें जो एक बड़ी खबर आपको मालूम है, कल मरूफ जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं एजाज सैयद और उमर चीमा साहब, जो एक शो करते हैं यूट्यूब पर टॉक शॉक के नाम से और बड़ी अच्छी मुस्तनद खबरें लाते हैं, उन्होंने किया कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर बात है हमें आइडिया है कि वो बात कर रहे थे कि फॉर्मर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से असद उमर, परवेज़ खटक और फैसल वाडा और सदर आरिफ अलवी ने F10 के एक घर में मुलाकात की है और इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च की प्लानिंग की, उसमें बातचीत हुई है। तो पहली तो बात यह है कि अगर तो ये खबर सच है, जो कि मैं इन दोनों सहाफ़ियों पर डाउट नहीं कर सकता, दे वेरी गुड क्रेडिबल जर्नलिस्ट। और तो देखिए, सदर आरिफ अलवी अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात कर रहे हैं जो कि अपने आर्मी चीफ के, अगर उस सो कॉल न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को बाईपास करते हुए छुपकर PTI के रहनुमाओं से मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या अगर ये फौज का इदारा इस पर तहकीकात करके कोई कार्रवाई करेगा, या क्या वो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की कंसेंट से इन रहनुमाओं से मिल रहे थे, ये भी देखने वाला है। तो अब चीज़ ये है कि ये तो आने वाले दिन इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बयान शेख रशीद साहब ने दिया है। वो शेख रशीद साहब ने तो ऐसा बयान दिया है कि ऐसा लग रहा है कि वो फौज के अंदर एक बाकायदा एक अफरा तफरी और एक साजिशों और कत्ल व गारत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं बज़ाहिर। क्योंकि उन्होंने कल एक स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब क्या लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो जिनको बनाना चाहते थे यानी कि इमरान खान साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी कि उनका इशारा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद की तरफ है, जो भी हाल ही में बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में जिनकी शहादत हुई। अब लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद तो थे काफ़ी जूनियर, 13-14 नंबर के वो जर्नल थे, वो तो इस रेस का हिस्सा ही नहीं थे आर्मी चीफ वाली, क्योंकि आर्मी चीफ की रेस में तो टॉप 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं अगर रवायती तौर पे देखा जाए। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, वो तो चाहे 25वें नंबर वाले को भी आर्मी चीफ लगा दें, लेकिन जो अगर आप बाय द बुक चलेंगे तो वो तो जो मतलब रवायात है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक तो टॉप 6 होते हैं रेस में आर्मी चीफ की। तो क्या शेख रशीद साहब ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि लेफ्टिनेंट सरफराज शहीद को इमरान खान आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, तो इसलिए उनको खुदा ना खासा साजिश के तहत उनकी शहादत हुई है, उनकी मौत वाक़या हुई है, उनको कत्ल किया गया है और वो हादसा नहीं था। क्या शेख रशीद ये इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है कि आर्मी चीफ की तैनाती का जब वक्त आता है तो फौज के अंदर क्या लेफ्टिनेंट जनरल्स की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाती हैं, ये शेख रशीद साहब इंप्लाई कर रहे हैं।
ये शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट इंतहाई ख़तरनाक है और दूररस असरात की हामिल है, और इसके ऊपर ज़रूर शेख रशीद साहब से कुछ पूछताछ होनी चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, किस बिहाफ पे कह रहे हैं, किन मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं। और अगर वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे यानी कि अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी सलामती और पाकिस्तान की जो बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात हैं उसमें जो हमारा इमेज है, हमारी अफवाज का इमेज है, उसके लिए संगीन ख़तरात का हामिल है। क्योंकि आप ये देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, उसके बारे में, जिसके बारे में अमेरिका के सदर बाइडन ने हाल ही में कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में उन्होंने हमारे बयान दे के कहा कि हम एक ख़तरनाक मुल्क हैं। तो ऐसे में जिस मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में मगरिब में खदशात पाए जाते हों, उस मुल्क में अगर अफवाज पाकिस्तान के अंदर इस तरह के सीनियर ऑफिसर्स की किसी की शहादत को इस तरह का रंग देने की कोई सियासतदान कोशिश करे तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस भी क्या होंगे। फिर अब आप आ जाइए इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब को अगर आप देखें तो उनका फैसला बज़ाहिर तो आ रहा है जी कि ये फैसला ये वो कोई नहीं जी, इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, लेकिन आप उसके लिए फैसला पढ़िए, उसमें क्या है, उसमें कुछ बड़ी खौफनाक बातें हैं। नंबर 1, फैसला ये कहता है कि इमरान खान साहब ने जो मुजरमाना अमल किया, करप्ट प्रैक्टिस की, फैसला ये वर्ड यूज करता है, वो करप्ट प्रैक्टिस वो फिर इस्टेब्लिश करता है इस फैसले के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा डैमेजिंग है। वो ये कहता है कि ना सिर्फ इमरान खान साहब जो 2019-20 में जो अपने गोशवारे जमा करवाते रहे इलेक्शन कमीशन में, उसमें खाना मौजूद था कि इमरान खान साहब को जो तहाइफ मिले थे, अगर इन्होंने वो बेचे थे, वो तहाइफ वसूल किए थे, तो ये शो कर सकते थे कि इतनी ज्वेलरी मैंने ली है, इतने मैंने घड़ियां ली हैं, ये इतने दिगर आइटम्स लिए हैं, लेकिन इन्होंने उन तहाइफ के आइटम्स में उनको नहीं शो किया, बावजूद इसके कि फार्म में वो खाना मौजूद था। दूसरा, वो ये कहते हैं कि इन्होंने जो कहते हैं कि मैंने वो घड़ियां और चीज़ें मार्केट में बेची और उनकी अमाउंट मैंने अपने उन गोशवारों में जाहिर की है जो मैंने इलेक्शन कमीशन में शामिल किया है, जो 5 करोड़ के रुपए के करीब बनती है। उस पर भी वो कहते हैं कि पहली बात यह है कि वो रकम इलेक्शन लॉज के तहत अगर आप कोई ऐसी चीज़ फरोख्त करेंगे तो बैंकिंग चैनल से आपके पास अमाउंट आएगी ताकि इस्टेब्लिश हो और रसीद होगी कि ये चीज़ मैंने इतने की बेची है और इसके इवज ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ रही है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अमाउंट किसी बैंकिंग चैनल से और रसीद के साथ नहीं आई हुई कि ये इस चीज़ की अमाउंट है। तीसरा जो खौफनाक चार्ज है वो ये है कि जो उन तहाइफ की वैल्यू खुद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने बनाई थी कि ये तहाइफ बिलफर्ज हम कहते हैं कि जी 10 करोड़ के हैं, तो उतनी वैल्यू की अमाउंट तो इमरान खान साहब के बैंक अकाउंट में आई नहीं हुई। तो वैल्यू कुछ और है, अमाउंट कुछ और अकाउंट में आई हुई है, जिसको ये कह रहे हैं कि ये वो उन तहाइफ की अमाउंट है, जबकि उन तहाइफ की अमाउंट तो कुछ और बनती है वैल्यू के हिसाब से। तो ये बड़ा खौफनाक चीज़ है। और फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इमरान खान साहब को, इलेक्शन कमीशन ने जो किया है, उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस पर इनिशिएट की जाए। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि वो फिर अब किसी सेशन कोर्ट में कि आपने तहाइफ चोरी किए हैं या बेचे हैं, तो बेच के पैसे खा गए हैं, असल पैसे दिए नहीं है, कौमी खजाने में जमा करवाए नहीं है असल पैसे आपने अपने अकाउंट में नहीं शो किए हुए, आपने कुछ और 2 नंबरी की हुई है, तो उस सूरत में अगर वहाँ पे ये चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं तो इमरान खान साहब को वहाँ पर फिर सज़ा हो सकती है। और वो सज़ा इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा खौफनाक, जिसे कहते हैं ना, असरात की, कॉन्सिक्वेंसेस की मालिक होगी। क्यों? क्योंकि वो जो सज़ा होगी उसके तहत इमरान खान साहब मिनिमम 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकेंगे।
अभी जो इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया है वो 63P के तहत किया है। 63P जो है वो कहता है टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड। अब टाइम बीइंग से मुराद ये है कि जो अभी जो इस वक्त जो असेंबलियां चल रही हैं इनसे इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, डी सीट कर दिया गया है। इन असेंबलियों का जो अभी जो जिनकी मुद्दत सितंबर 2000 अगस्त 2023 तक है, उनका इमरान खान साहब रुकन नहीं बन सकते। लेकिन अगस्त 2023 के बाद जो इलेक्शन होकर नई असेंबलियां वजूद में आनी होंगी उनके इमरान खान साहब जरूर रुकन बन सकते हैं, यानी कि वो अब अगला जनरल इलेक्शन अभी भी कंटेस्ट कर सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। सिर्फ इन असेंबलियों का अब वो कोई बाई इलेक्शन और नहीं कंटेस्ट कर सकेंगे, और जो 6 सीटें वो जीती हुई थी वो भी अब ऑटोमेटिकली वैकेंट तस्वर होंगी। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई उस तरह के नहीं हुए कि जिस तरह के वो सियासत से बाहर हो जाए, सियासी दौर से बाहर हो जाए, इलेक्टोरल सियासत से बाहर हो जाए, वो तो वो नहीं हुए। लेकिन आपको समझना होगा कि ये एक पॉलिसी वो भी है जो चाइनीज़ एक कहावत है, और पुराने ज़मानों में जब चीन में ये होता भी था कि किल बाय 1000 कट्स, यानी कि उस ज़माने में होता था कि कोई जो जिसको मारना होता था उसको सजा के तौर पे उसको बांध दिया जाता था, उसके जिस्म पे छोटे छोटे 1000 पूरे जिस्म पे कट लगाए जाते थे, तो वो सारे जगह से ब्लीड होती रहती थी और इतनी ब्लीडिंग होती थी कि एंड में उस बंदे की मौत वाक़या हो जाती थी। ये पॉलिसी सियासी तौर पे मियां नवाज शरीफ के साथ भी इख्तियार की गई। आप देखिए कि उन्होंने पहले 2014 के धरने के जरिए उनको वीक किया गया, फिर लॉकडाउन इस्लामाबाद का हमला करके उनको वीक किया गया, फिर डॉन लीक्स की स्टोरी पे उनके खिलाफ जेआईटी बना के उनको वीक किया गया, उनको जख्मी किया गया, यानी कि कट लगाए गए। फिर पहले पूरा पनामा ट्रायल चला, पहला फेज, उसमें उनको कट लगा के वीक किया गया, और फिर अप्रैल में फैसला दिया गया कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जेआईटी बनाई जाएगी। फिर उस जेआईटी के ने उनको कट लगाए और उनको वीक किया। फिर जाके दोबारा सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू हुई उस जेआईटी रिपोर्ट की बुनियाद पे, फिर उस 3 रुकनी बेंच ने भी मियां नवाज शरीफ को कट लगाए और फिर अल्टीमेटली उनका सियासी तौर पर कत्ल किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उनको किल बाय 1000 कट्स देने के बारी बारी उनको जख्मी करके उनको बिलाखिर सियासी तौर पर उनका कत्ल किया गया मियां नवाज शरीफ का। अगर आप देखें तो इसमें आपको वो स्ट्रेटजी का रेप्लिका भी नजर आता है कि उसी रेप्लिका के तहत अब इमरान खान साहब भी 1000 कट्स लगेंगे। तो ये जो भी हुआ है ये आप उन्हीं कट्स का हिस्सा समझें कि अभी लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई नहीं किए, लेकिन अल्टीमेटली इसी तरह उनको कट लगा गया, क्योंकि इस टाइम पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रहे हैं तो उनको पहले वीक किया जाएगा। उनकी ऑडियो लीक्स करके उनको कट लगाए गए हैं, उससे पहले उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में उनको थोड़ा घसीटा गया लेकिन छोड़ दिया गया, वहां पे कट लगे। जज को धमकी देने की एफआईआर कटी, उसमें अब ट्रायल चल रहा है। तो उनको अब मुख्तलिफ तरह के इन चीज़ों में फंसा के आहिस्ता आहिस्ता कट लगा के उनको वीक किया जाएगा कि अल्टीमेटली देन उनका फिर कानून का इस्तेमाल करते हुए सियासी कत्ल किया जाए। ये एक स्ट्रेटजी नजर आती है। अब आ जाइए आखिर में, वो है कि आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आने के ठीक 5 मिनट बाद स्टेटमेंट आ गई, चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ बन के चलने लगी। आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा ने कहा है कि मैं और एक्सटेंशन नहीं लूंगा और 5 हफ्ते में रिटायर होकर घर चला जाऊंगा, और अब अफवाज पाकिस्तान सियासत में हिस्सा नहीं लेगी किसी भी तरह से। देखिए, पहली बात तो यह है कि आर्मी चीफ तीसरी दफ़ा ये स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अच्छी बात है, उनको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, पहली भी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन चलिए अब भी दे रहे हैं, ठीक है, घर जाएं। लेकिन दूसरी जो उनकी स्टेटमेंट है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि अब फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। जनरल कमांडर बाजवा एक आउट गोइंग आर्मी चीफ है, जो कि वो खुद बता रहे हैं कि मैंने 5 हफ्ते में घर चले जाना है। अब आप बताइए, एक
जो भी अमूमन सियासतदान किसी भी आर्मी चीफ से डील करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो आने वाला जिस चीफ के पास 2-3 साल का टेन्योर हो उससे डील की जाए, क्योंकि उनको पता था वो अपनी डील को ऑनर करेगा और दूसरा ये होगा जो वो पॉलिसी बनाएगा इदारे के लिए वो पॉलिसी फिर कंटिन्यू भी करेगी कम से कम उस चीफ के 3 साल के दौरान। तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं हम उसको उस तरह से फौज के इदारे की पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि उनके बाद जब नए आर्मी चीफ आएंगे वो नई तरह से देखेंगे, वो नए तरीके से पॉलिसी बनाएंगे कि क्या करना है, सियासत में किरदार अदा करना है नहीं करना है तो किस तरह का अदा करना है तो किसके हक में अदा करना है, किसके अगेंस्ट अदा करना है। आपको याद नहीं है जनरल अशफाक परवेज कियानी आर्मी चीफ बने थे तो उन्होंने कहा था कि जी फौज सियासत से अलग होगी, और उन्होंने तमाम सिविलियन इदारों से भी जनाब हम अपने फौजी ऑफिसर विदड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या एंड में कि विद इन 2 ईयर्स जनरल अशफाक परवेज कियानी की क़यादत में जो उस वक्त की फ़ौज थी वो इमरान खान साहब के अंदर हवा भर रही थी, अहमद शुजा पाशा साहब के जरिए जो DG/ISI थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मेमो गेट ला रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसको गिराने की कोशिश कर रही थी, और फिर आप देखिए मियां नवाज शरीफ के दौर में फ़ौज 2014 का जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो DG/ISI थे वो धरना करवा रहे थे, फिर किस तरह से उनको पनामा में उनके साथ क्या किया गया, डॉन लीक्स में उनको किस तरह से उनको एक फ्रिवलेस केस में लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया। इधर जज बशीर के कमरे से कर्नल निकल रहे थे ISI के। तो अशफाक परवेज कियानी साहब की पॉलिसी किधर गई कि फ़ौज अब सियासत में हिस्सा नहीं लेगी और हम सिविलियन इदारों से अफसरान विड्रॉ करते हैं। तो ये तो अगले आर्मी चीफ ही तय करेंगे, या तो फिर जनरल कमर जावेद जो आप बताएं कि मैं आने वाले आर्मी चीफ को ये बता के जाऊंगा कि सियासत में किरदार नहीं अदा करना, और वो मेरी बात मानेगा भी, और फौज का पूरा इदारा भी मेरी बात मानेगा कि ठीक है सर आप घर जा रहे हैं, लेकिन जो हमें आप बात कह के जा रहे हैं हमने पल्ले से बांध ली है, हम ये दोबारा नहीं काम करेंगे। तो एनीवे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।